एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये जानने से पहले हम ये समझ लें कि एंटीबायोटिक क्या होता है। ये वही एंटीबायोटिक है जिसके बारे में मोदी जी ने अभी बोला था कि इसका यूज हम कम से कम करें। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों बोला, और उन्होंने जो भी बोला वो बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है, देखो एंटीबायोटिक एक दवाई होती है, एक मेडिसिन होती है जो इन्फेक्शन को ठीक करती है। किस तरह की इन्फेक्शन को? एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, पर इसका यूज कभी कभार हम एंटीवायरल ड्रग की तरह यूज करते हैं। जैसे अगर जो कभी कभार कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि अभी कोरोना आया था, कोविड-19, तो उसके टाइम पे एक एंटीबायोटिक दिया जा रहा था, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन काम करती थी और कोरोना को खत्म कर देती थी। उसी तरह दूसरी दवाई हम देखते हैं, एक पेनिसिलिन होती है। तो अगर जो हमें कभी भी कट लग जाता है, कहीं पे घाव वगैरह हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि एक काम करो कि पेनिसिलिन ला के लगा लो, तो ठीक हो जाती है। मतलब वो जो घाव है तो घाव ठीक होने लगता है। तो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक। दूसरी बात क्या होती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अब एंटीबायोटिक जो आप दोगे सामने वाले व्यक्ति को, जो मरीज है, जो पेशेंट है, अब उस पर ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। ऐसा क्यों? चलिए इसका मतलब हम समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब सीधे से ये है कि बैक्टीरिया ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर कुछ म्यूटेशन ला लिया है, कुछ ऐसे बदलाव ला दिए हैं कि अब वो एंटीबायोटिक आप दे रहे हो तो एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही। चलिए एंटीबायोटिक क्या होता है हमें समझ में आया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से नुकसान क्या है? आपने एक बात सुना होगा, आमतौर पे लोग बोलते हैं कि ये अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, अगर जो आप सामने वाले को बोल दिए कि नॉन वेजिटेरियन, तो सीधे से बोलता है यार क्या दूसरे का, मतलब दूसरे को खत्म कर रहे हो, दूसरे को खा रहे हो। ठीक है, हम किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात वो बोलिए कि सामने वाले व्यक्ति तो चिकन खा रहा है, नॉनवेज जो भी खा रहा है, ठीक है, पर आप इनडायरेक्टली आदमी को खत्म कर रहे हो, इंसान को खत्म कर रहे हो, ह्यूमन को खत्म कर रहे हो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर जो हुआ, आप तो गए दुकान में, मेडिकल में, उससे बोले भैया एक काम करो एजिथ्रोमाइसिन ला के दे दो हमें, उसको पैसे कमाने और वो तुम्हें दे दिया। ठीक है, घाटा क्या हुआ? आपका लॉस नहीं हुआ। लॉस क्या हुआ? लॉस हुआ सामने वाले पेशेंट को। अब जिसको इस एंटीबायोटिक की रियल में जरूरत है, आपके घर में कोई भी हो तो एक बार देख लेना उनका, एक अगर जो किसी को यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कुछ और, तो उनका यूरिन कल्चर का रिपोर्ट देखना। तो एक साइड क्या लिखा रहेगा कि इस बैक्टीरिया की वजह से इनको इन्फेक्शन हुआ है, फिर नीचे लिखा रहेगा कि एक ये मेडिसिन है, एक एंटीबायोटिक है, ये इस पे काम करेगी कि नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, अगर जो इसके बगल में लिखा है आर, मतलब ये रेजिस्टेंट है, अब इस पेशेंट को ये दवाई दे दो तो काम नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल, एमिकाफिन, एमिकाफिन के बगल में लिख दिया है एस, मतलब ये एमिकाफिन इस पे करेगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्यों है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुख्य कारण यार बोल सकते हो कि 90% जो रीजन होता है वो हम खुद ही हैं, ह्यूमन। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमने डोज दिया, जो डॉक्टर ने आपको डोज दिया कि लो भाई एजिथ्रोमाइसिन ले लो, 5 दिन की दवाई है, एक एक डेली खाना है, तुम्हारी जो थी इन्फेक्शन वगैरह, सर्दी खांसी जुकाम 2 दिन में ठीक हो गई। अब बचे 3 टैबलेट, 3 टैबलेट को तुमने फेंक दिया। अब जब तुमने फेंक दिया, तुमने पूरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया, जितने 5 दिन का था वो तुमने किया ही नहीं। उसके चलते बैक्टीरिया ने अपने अंदर क्या कर लिया? बदलाव ला लिया, म्यूटेशन हो गया। अब उस म्यूटेशन की वजह से अब जो आप एजिथ्रोमाइसिन दोगे तो वो बैक्टीरिया पे काम ही नहीं करेगा। आपको काम क्या करना था? एक्चुअली में करना क्या चाहिए था? या तो लेना नहीं था, सेल्फ मेडिकेशन तो लेना ही नहीं है। आजकल तो ऐसा लगता है कि भैया धनिया दे दो, पुदीना दे दो, जैसे होता है ना, तो ऐसे मेडिकल में जाते हो, एक काम करो भैया पैरासिटामोल दे दो, एजिथ्रोमाइसिन दे दो, एमिकाफिन दे दो। चलो नॉर्मल दवाई तो चलता है, नॉर्मल में भी बहुत साइड इफेक्ट आते हैं, तुम्हें हम अगली बार बताएंगे। तो उस तरीके से तो अपना हाल हो गया है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को, मतलब पेशेंट को लॉस हो रहा है।
उसके चलते क्या हो रहा है कि अब वो तो दवाई काम नहीं कर रही है, जो दूसरी दवाई है वो महंगी आ रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब ये होता है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा एंटीबायोटिक में क्या हो जाना, रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्यों है, दो रीजन है, एक तो नेचुरल और दूसरा होता है एक्वायर्ड। नेचुरल का मतलब ये होगा कि जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जैसे जैसे एक बैक्टीरिया से छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा, इसके पास सेल वॉल ही नहीं होता। अब जब सेल वॉल ही नहीं होता तो अब बताओ कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो सेल वॉल के रेजिस्टेंस, जो सेल वॉल को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ के रख देती हैं। जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन इसका एक एग्जांपल है। तो जब तुम इसे पेनिसिलिन दोगे या बीटा लैक्टम दोगे तो इस पे कोई काम ही नहीं करेगा माइकोप्लाज्म पे। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल होता ही नहीं है। हालांकि ये कोई खतरे की चीज होती नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमें पता है कि माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होता, तो हम उसे ये एंटीबायोटिक नहीं देते। दूसरा एक्वायर्ड, तो पहला रीजन नेचुरल और दूसरा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में मतलब जो हमने हमारी गलतियों से या किसी दूसरे की गलतियों की वजह से हमने अचीव की है। पहला होता है एंजाइमेटिक एक्शन। देखो बैक्टीरिया भी इतना होशियार हो गया ना कि बैक्टीरिया कहता भैया हमें मरना नहीं है, मरना हो तो कोई दूसरा मरे, तुम मर जाओ तो मर जाओ, हम नहीं मरेंगे। उसमें बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया एक अपने अंदर एंजाइम डेवलप कर लेगा। अब जब तुमने एंटीबायोटिक दिया तो उस एंटीबायोटिक को तोड़ के रख देगा, तो उस एंटीबायोटिक का वो उस पे बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक एंटीबायोटिक होता है, आपको पता है बीटा लैक्टम। अभी बीटा लैक्टम के अंदर एक आता है एग्जांपल पेनिसिलिन, बहुत फेफ एग्जांपल आते हैं। अब आपने बीटा लैक्टम दिया किसको, बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने अंदर एक एंजाइम बना लिया जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज। अब ये बीटा लैक्टमेज क्या करेगा, इस बीटा लैक्टम बैक्टीरिया को, वो एंटीबायोटिक को तोड़ देगा। तो ये कुछ काम करेगा क्या, बिल्कुल काम नहीं करेगा। तीसरा होता है अल्टर टारगेट साइट। जो क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर एक ड्रग होती है ना, एक जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक का जो एक काम होता है कि इस जगह पे पर्टिकुलर आके काम करेगी, तो साइट को, उस जगह को ही बदल देती है, तो वो एंटीबायोटिक फिर उस पर काम नहीं करता। तीसरा होता है इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया ने बाउंसर रख लिए हैं चारों तरफ, कि जैसे एंटीबायोटिक आएगा तो उसको निकाल के बाहर फेंको, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें बिना मौत नहीं मारनी। तो इसको बोलते हैं इफ्लैक्स सिस्टम। जैसे एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आता है तो उसको इफ्लैक्स करके मतलब ऐसे ही बाहर निकाल देता है बाउंसर। फिर एक और होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी दवाई तब तो असरदार होगी जब बॉडी के अंदर जाएगी बैक्टीरिया के। तो ये जो एंटीबायोटिक होते हैं कुछ, वो बैक्टीरिया के अंदर ही नहीं जाती क्योंकि उनकी परमिएबिलिटी कम है। परमिएबिलिटी कम का मतलब वो बॉडी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा बैक्टीरिया के। ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्टर मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म। तो कुछ बैक्टीरिया इतनी होशियार होती है कि भैया हमें मरना नहीं है बिना मौत, तुम्हें मरना हो तो मरो। वो क्या करेंगे, मैकेनिज्म ही चेंज कर लेंगी। जैसे उदाहरण के लिए सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक है। सल्फोनामाइड हम जैसे ही खाते हैं, ये किसके लिए यूज होता है कि अगर जो सामने वाले व्यक्ति को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उस केस में हम देते हैं सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड हमने जैसे ही लिया तो अब वो हमारे अंदर जाएगा, फिर बैक्टीरिया को ढूंढेगा, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और बैक्टीरिया के अंदर एक फोलिक एसिड पाथवे चलता है, फोलिक एसिड बनता है, तो उस पाथवे को रोक देगा सल्फोनामाइड। बैक्टीरिया बोलेगा अच्छा हमसे चालाकी, वो बोलेगा चलो चिंता मत करो तुम। अब बैक्टीरिया कहेगा कि तुझे बर्बाद करना तो कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं मरने वाला। अब बैक्टीरिया क्या किया, जो डाइट्रिक फोलिक एसिड होता है, डाइट्रिक फोलिक एसिड का मतलब जो फोलिक एसिड डाइट के थ्रू बैक्टीरिया ने लिया है, उसका यूज करेगा और इस तरह से सल्फोनामाइड इस पे कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुए कुछ कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। अब बात आती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब एक बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस हुआ तो दूसरे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस कैसे फैलता है, मतलब बहुत बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया तो है नहीं, बहुत से बैक्टीरिया है। तो उस बैक्टीरिया में अगर जो एक बैक्टीरिया को हो गया तो उस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफर होगा ये रेजिस्टेंस जीन। उसके दो कारण होते हैं, एक होते हैं वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब सीधी सी बात है कि अगर जो कोई पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स को अगर जो म्यूटेशन हुआ है, यानी अगर जो मेरे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ चुकी है, तो मेरे जो प्रोजेनी होंगे, जो मेरे बच्चे होंगे, उनसे मतलब मेरे से उधर चला जाएगा। सिंपली बाय म्यूटेशन होता है ये वर्टिकल। ठीक है, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल में 3 मेथड होते हैं, कंजुगेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन का मतलब हम आप समझते हैं कि जैसे आप मानो कि हमारे पास 2 बैक्टीरिया हैं, ठीक है, या नॉर्मली पहले समझो ये बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है। बैक्टीरिया के पास क्या आ गया है, रेजिस्टेंट जीन, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ये क्या किया, पहले तो खुद ही मल्टीप्लाई करेगा, बोलेगा भाई एक से काम नहीं चलेगा, एक काम करो इसको, तुम पहले मल्टीप्लाई करो इस जीन को। तो जीन मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से 4 5 8 जितना होना है वो करवा लेगा। फिर एक ये हुआ, दूसरा एक रेजिस्टेंट, एक एंटी वो आ गया यहाँ पे, क्या बोलते हैं, एक बैक्टीरिया यहाँ भी है, एक बैक्टीरिया यहाँ भी है, एक बैक्टीरिया यहाँ भी है। इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, जैसे मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है ना, तो इनमें भी एक फिजिकल कांटेक्ट होगा। किसके थ्रू होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिक्स पिलाई, ठीक है। तो इसका जीन यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं कंजुगेशन सिस्टम। पहले एक बैक्टीरिया के पास था, एक दूसरे बैक्टीरिया के पास चला गया, फिर पूरा चलता जाएगा, ये बहुत कॉमन है। दूसरा होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में भी वही होता है कि एक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के पास एक जीन है, रेजिस्टेंट जीन। अब वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, भैया कि हम खुद ही दान करते करते हम ही कहीं नहीं सुदामा न बन जाए। तो एक से क्या हो जाएगा, 3 4 5 रेजिस्टेंट जीन बना लेगा। अब ये क्या बुलाएगा, एक कुरियर बॉय को बुलाएगा, ठीक है। वो कुरियर बॉय क्या होगा, वायरस। अब ये वायरस क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, कट कर देगा, इन्फेक्शन करेगा। अब वो वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करे, इन्फेक्ट करे, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब इस वायरस ने इसको खाया, ठीक है, इसको इन्फेक्शन किया, तो इसका जीन इसके पास चला गया। अब यही वायरस दूसरे बैक्टीरिया को खाएगा, तो अब ये जो इसके पास ऑलरेडी क्या आ चुका था, एक जीन आ चुका था, वो जीन कहां पे चला गया, दूसरे बैक्टीरिया के पास। तो ये होता है ट्रांसडक्शन मेथड। तीसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंट जीन है, और ये रेजिस्टेंट जीन मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 9 हो गए। अब यहाँ से कैसे भी निकल गया है, एक जो जीन था, ये जीन बोलो या डीएनए बोलो, ये बाहर चला गया, ठीक है, जैसे स्पोर होता है ना, स्पोर की तरह ये बाहर चला गया। जो बाहर की तरह चला गया उसको बोलते हैं, जो बाहर निकल गया तो उसको बोलते हैं फ्री डीएनए। क्या, फ्री डीएनए। अब ये फ्री डीएनए को आया एक नया बैक्टीरिया घूमते घामते, उसने क्या किया, अपने अंदर ले लिया, क्योंकि फायदेमंद था। तो पहले एक बैक्टीरिया के पास था, तो दूसरे बैक्टीरिया के पास चला गया, ठीक है। आप यूं समझो कि ये जो फ्री एनवायरमेंटल डीएनए है, ये एक क्या है कि मान लो कि ये 500 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट जो है हर किसी को तो मिलता नहीं है कि हर दिन मिलेगा, ये कभी कभार रेयरली होता है। तो इसको कौन उठा लेगा, ये बैक्टीरिया उठा लेगा और खुद के पास आ जाएगा, क्या, ये इन्फेक्टेड जीन आ जाएगा, सॉरी कौन सा, रेजिस्टेंट जीन आ जाएगा। तो ये कॉमन नहीं होता है, क्योंकि 2000 का 500 का या 2000 का नोट हर दिन तो मिलता नहीं है, तो ये लेस कॉमन है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के जीन इधर उधर से होता है। अगर जो आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब सीधे से ये समझिए कि अगर जो आपने अभी पे सुधार नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप तो एंटीबायोटिक को ऐसे ले रहे हो जैसे चना हो, ठीक है, या धनिया वगैरह हो, धनिया पुदीना लेकर आ गए, आपकी जरूरत नहीं थी फिर भी आपने ले लिया। अब उसका लॉस क्या होगा, उसका घाटा ये होगा कि अब जिसको जरूरत पड़ी है, अब उस पर ये एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि आपने पूरा ड्यूरेशन नहीं किया, आपने अपने मन से ले लिया, आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है ही नहीं। सर्दी खांसी होती है तो लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जबकि एंटीबायोटिक की जरूरत होती ही नहीं है। एंटीबायोटिक लास्ट स्टेप होता है कि भाई चलो ठीक नहीं हो तो अब एंटीबायोटिक दो। एंटीबायोटिक अगर जो ले रहे हो तो एंटीबायोटिक एटलीस्ट डॉक्टर की सलाह से लो, क्योंकि तुम खुद को नुकसान कर रहे हो और खुद के नुकसान के साथ में दूसरे को भी नुकसान कर रहे हो। और ये मत सोचो कि उसी वक्त को होगा, कल को तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ ना तो वही चीज तुम्हारे में साथ भी हो जाएगी, फिर बोलोगे कि दवाई महंगी है। दवाई महंगी क्यों ना हो, तुमने तो खुद ही गलती कर दी ना, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन।